रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मयंक की माँ हेमा मयंक का लंच पैक करते हुए कहती है, बेटा तेरी उम्र निकली जा रही है, शादी कब करेगा? माँ, आपको भी पता है मुझे अपने लिए कैसी लड़की चाहिए। हाँ, अब तेरे लिए ऐश्वर्या राय जैसी या फिर उसे ही घर लाना होगा, तभी तो शादी करेगा। हाँ, मुझे अपनी पत्नी बहुत खूबसूरत चाहिए। अब तक तो तू 10 रिश्ते मना कर चुका है और इस संडे तेरी गुजरात वाली बुआ अच्छा सा रिश्ता लेकर आ रही है। इस बार तूने मना किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है माँ, अभी तो आप मेरा लंच दो, सुबह सुबह रोज चालू हो जाती हो। ये कहकर मयंक ऑफिस चला जाता है। तभी पड़ोस की पुष्पा आती है और हेमा से कहती है, हेमा देख, मैं तेरे लिए मिठाइयाँ लाई हूँ। अरे वाह, क्या बात है पुष्पा, किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रही है? मेरी बहू पग फेरे के बाद घर आई है तो इसी खुशी में मिठाइयाँ बांट रही हूँ। तू तो बहू को देखने के लिए घर भी नहीं आई। ये मिठाई मुझे देने के बहाने अपनी बहू के गुणगान सुनाने आई है। हेमा क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आऊंगी शाम को तेरी बहू को देखने। और पुष्पा के जाने के बाद हेमा अपनी नंद को फोन लगाती है और कहती है, भावना दीदी कब तक आ रहे हैं आप लोग? हेमा, मैं भी तुझे ही फोन करने वाली थी। संडे को सभी लोग मयंक को देखने आ रहे हैं, उसे बोल दियो कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। ठीक है दीदी, मैं समझा दूंगी उसे। तो हम इस संडे को मिलते हैं। रखती हूँ दीदी, तैयारियां कर लूँ। हाँ ठीक। फोन रखने के बाद हेमा मन में सोचती है, इस बार तो जो भी हो मैं मयंक की शादी करवा कर ही रहूंगी। देर शाम मयंक के ऑफिस से घर आते ही हेमा अपने बेटे मयंक से कहती है, बेटा संडे को तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं, तो कहीं और का प्लान मत बना लेना। ठीक है माँ, लेकिन मैं शादी तभी करूँगा जब लड़की बहुत सुंदर हो। हाँ, बुआ बता रही थी कि लड़की सर्वगुण संपन्न है, कोई बुराई नहीं है लड़की में। माँ, लेकिन आपके कहने और बुआ के कहने से क्या होगा? शादी तो मुझे करनी है ना, कि आपको या बुआ को? मुझे करनी थी तो मैंने एक बार में ही बिना देखे तेरे पापा को हाँ कर दिया था। और आजकल के बच्चे ना जाने क्या क्या मन में लिए बैठे होते हैं। पहले का समय ही ठीक था, 1 से 2 बार में ही शादी की बात पक्की हो जाया करती थी। अगली सुबह मयंक अपनी माँ हेमा से कहता है, माँ, आज ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा तो आप खाना खाकर सो जाना, मैं आ जाऊंगा। क्यों, कहाँ का प्लान बनाया है आज? मेरे दोस्त की शादी की दावत है, वहीं जाना है। ये कहकर मयंक घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को अपने दोस्त की शादी की दावत में शामिल होता है और अपने दोस्त अमर को देख कहता है, और भाई अमर, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, भाभी से तो मिलवा दे। हाँ जरूर। ये कहकर अमर मयंक को अपने रूम में ले जाता है जहां अमर की दुल्हन बैठी होती है, जिसे देखकर मयंक जोर जोर से हंसने लगता है और अमर से कहता है, भाई ये क्या, तू इतना हैंडसम है और तूने अपने लिए गोरी लड़की की जगह इतनी काली लड़की पसंद करी है, क्यों भाई, ऐसी क्या मजबूरी थी? तू क्या बकवास कर रहा है? वो मेरी पत्नी है, चाहे वो काली हो चाहे गोरी हो, वो मेरी पत्नी है। मैं ये सब ना बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि तू मेरी पत्नी का मजाक बनाए। मैं तो बस अपनी चॉइस बता रहा हूँ। मुझे तो किसी अप्सरा जैसी लड़की की तलाश है जो मेरे साथ किसी पार्टी में जाए ना तो सब उसको देखते ही रहे, हर किसी की निगाहें उस पर ही थमी रहे बस। मयंक, जैसा तू सोच रहा है ना, भगवान करे वैसी लड़की तुझे मिले। अगर मेरी जैसी मिल गई ना तो तू क्या करेगा? तू तो दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं है। मैं तो अपने हाथ जोड़ता हूँ, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, यहाँ से चला जा। हाँ, अरे जा रहा हूँ। वैसे भी तेरी और भाभी की जोड़ी देख के मैं जाने की सोच ही रहा था। मयंक, यहाँ से जा तू अभी के अभी। मयंक दोस्त की पार्टी में तमाशा कर घर पहुंचता है जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है और वो मयंक को गुस्से में देख पूछती है, क्या हुआ बेटा, किसी से लड़ झगड़ कर तो नहीं आया है ना? हाँ माँ, अमर से लड़कर आया हूँ। अमर से उसकी बीवी के बारे में। मैंने कहा कि वो बहुत काली है तो तू काली लड़की से शादी कैसे कर सकता है, तो उसने मुझे पार्टी से ही निकाल दिया। तूने अमर की पत्नी को ऐसा कहा? हाँ माँ, आप ही बताओ कि काले लोगों को काला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये सुनकर हेमा बिना कुछ बोले मयंक को उसके कमरे में जाने के लिए कहकर अपने कमरे में सोने जाती है और सोचने लगती है, कहीं ये उस दिन भी उन लोगों के सामने उनकी बेइज्जती ना कर दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर, संडे को देखते हैं। अगली सुबह और संडे का दिन। मेहमानों के आने के बाद हेमा मयंक से कहती है, बेटा मयंक, अगर तुझे अकेले में कोई बातचीत करनी है तो लड़की से कर सकता है। माँ, मुझे लड़की तो पसंद है पर मुझे तो इससे भी खूबसूरत लड़की चाहिए। ये मेरे सपनों की राजकुमारी तो नहीं है। ये तू क्या कह रहा है?
फूल से सुंदर लड़की को ठुकरा रहा है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लड़की वाले उठकर जाने लगते हैं। तभी हेमा कहती है, मयंक अभी थोड़ा सा नासमझ है, आप उसकी बातों का बुरा मत माने। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माँ, आप भी क्या अपने राजकुमार जैसे बेटे के लिए इन लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं? हम और लड़की देख लेंगे। अरे जाने दो इन्हें। ये सुन लड़की वाले तो चले जाते हैं, पर हेमा का बीपी लो हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देख मयंक और भावना हेमा को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां डॉक्टर मयंक से कहते हैं, देखिए आप लोग इनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वो तो अच्छा हुआ इन्हें आपने सही समय पर यहाँ पर एडमिट करवा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। जब आईसीयू में मयंक अपनी माँ से मिलने जाता है तो उसकी माँ हेमा मयंक से कहती है, बेटा, मेरी एक इच्छा पूरी करेगा? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपसे आपकी सारी बात मानूंगा। मैं जिस लड़की से कहूँ तुझे उससे शादी करनी होगी, वरना मैं तेरी शादी देखे बिना मर जाऊंगी। हाँ माँ, आप जो कहो वो मैं सब करने को तैयार हूँ। दीदी, आप उस लड़की को बुला लो जिसके बारे में आप पहले कह रही थी। यहाँ शादी करवाएगी तू क्या? ठीक हो जा पहले, सब हो जाएगा। नहीं दीदी, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक हूँ, आप उसे बुला लीजिए। ये सारी बातें होने के बाद हॉस्पिटल में मयंक की बुआ लड़की की फैमिली को लड़की के साथ बुलाती है और मयंक के साथ मौनी की शादी करवा दी जाती है। मयंक लड़की को देखे बिना अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शादी कर लेता है और मोनी को घर लाता है, जहाँ उसका स्वागत मयंक की बुआ करती है और मोनी से कहती है, बहू, अब से ये घर तुम्हारा है, अपनी सास को माँ जैसा प्यार देना। ये कहकर भावना मोनी को मयंक के कमरे तक पहुंचा आती है और मयंक अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल चला जाता है, जहां पहुंचकर डॉक्टर भी मयंक से कहते हैं, अब आप अपनी माँ को ले जा सकते हैं। उनकी तबीयत में आपकी शादी के बाद बहुत सुधार आया है। लगता है आपकी शादी की ज्यादा चिंता थी इन्हें। हाँ जी सर। मयंक अपनी माँ को हॉस्पिटल से ले आता है और हॉस्पिटल से आने के बाद हेमा और उसकी बहू को देखने पुष्पा आती है और वो हेमा से कहती है, हेमा, अब तेरी तबीयत कैसी है? अच्छी है पहले से तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब बहू जो आ गई है तो ठीक तो होना ही है। चल, अब आ ही गई हूँ तो बहू को देख ही लूँ। ये कहकर पुष्पा पास खड़ी नई नवेली बहू का घूंघट उठाती है तो देखती है बहू एकदम काली है। ये देख पुष्पा हेमा से कहती है, क्या बात है, बहू तो बहुत सुंदर मिली है। कहाँ कोहिनूर ढूंढ रही थी और कोयला मिल गया। ये देखकर मयंक भी हैरान रह जाता है कि उसकी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जो कल तक राजकुमारी जैसी पत्नी की दुहाई देता था, वो आज काली पत्नी का पति है। ये देख वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। तभी हेमा अपनी बहू मोनी से कहती है, जा बहू, मयंक को ऑफिस जाना होगा, उसका लंच पैक कर दे। ये सुनकर मोनी मयंक के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, सुनिए जी, लंच पैक कर दूं? आपको ऑफिस जाना होगा। तुम मुझसे दूर रहो समझी। अपनी शक्ल देखिए, काली कहीं की। मेरे कमरे से भी दूर रहो तुम। सुनो, आप ना मुझसे तमीज से बात करो। मुझे तुमसे शादी का कोई शौक नहीं था। वो तो मम्मी जी के हेल्थ इशू की वजह से हमारी शादी हो गई। मुझे भी शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। एक तो काली हो, ऊपर से जुबान भी बहुत लंबी है तुम्हारी। हाँ तो काली हूँ तो क्या हुआ, खुद से थोड़ी ना ये रूप पाया है। मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। मैं हर किसी को गोरी पत्नी की दुहाई देता था, आज मुझे काली लड़की मिली है। ये बातें चल ही रही होती हैं। तभी भावना और हेमा कमरे में पहुंच जाती है और मोनी से कहती है, जा बहू, अपना मुंह हाथ धोकर आ जा। बुआ जी, यहाँ मजाक नहीं हो रहा। जो ये हाथ मुंह धोकर आएगी और हूर की परी बन जाएगी। भावना के कहने पर मोनी अपना हाथ मुंह धोकर आती है, जिसके बाद मयंक उसे देखता रह जाता है, क्योंकि मोनी गोरी थी ना कि काली, बल्कि उसे तो उसकी सास ने काले और गोरे लोगों में फर्क करने के लिए फेस, हाथ पैर को काला करने को कहा था। और ये देख मयंक मोनी से कहता है, सच में तुम इतनी सुंदर हो मोनी। ये कहकर मयंक मोनी को गले लगा लेता है और कहता है, माँ, मैं गलत था। इंसान गोरा हो या काला, बस दिल का अच्छा होना जरूरी है। आरती बचपन से ही इयररिंग की शौकीन थी और कानों में बालियां पहनने का उसे बहुत शौक था, जिसके चलते उसने छोटी सी उम्र में ही अपने कान छिदवा लिए थे। वो आए दिन तरह तरह के इयररिंग कानों में पहना करती थी। उसकी माँ विनीता
और पिता मुकेश ने कार्तिक नाम के एक लड़के का रिश्ता देखा था, जो अपनी माँ गरिमा के साथ आरती के घर उसे देखने और रिश्ता पक्का करने आता है। आरती बहुत ही बड़े झुमके पहनकर उनके सामने आती है। जी ये देखिए मेरी बेटी। जी आपकी बिटिया तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके कान के झुमके कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हैं। आंटी जी वो मुझे ना इयररिंग पहनने का बहुत ही शौक है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर, है ना? हाँ हाँ, लेकिन इतने बड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इसके कान इतना वजन सह लेते हैं। अरे मैंने सह लिया तो इसका मतलब मेरे कानों ने भी सह लिया। तो बहन जी रिश्ता पक्का कर दे। जी जी बिल्कुल बहन जी। इस तरह उन दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद आरती की और कार्तिक की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। वो अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी इयररिंग पहनने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो कभी बड़ी बड़ी बालियां, तो कभी झुमके, तो कभी अलग अलग तरीके के स्टाइलिश इयररिंग पहना करती। ऐसे ही एक दिन वो बहुत ही हैवी इयररिंग पहनकर मार्केट जाती है, जहाँ से आने के बाद उसके कानों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। मेरे कान, माँ जी मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुझे मना किया था मत पहना कर इतना बड़ा बड़ा झुमका। देख क्या हाल हो गया तेरे कान का, कितने लाल हो गए हैं ये। चल एक काम कर, बर्फ से सिकाई कर ले अपने कानों पर, ठीक हो जाएंगे। और अब से हल्के और सोने के ही झुमके पहनेगी तू। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नहीं पहननी सोने की ज्वेलरी, वो कितनी बोरिंग होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितनी अट्रैक्टिव, कलरफुल और डिजाइन वाली होती है। सोना तो बस पीला सा लगता है। अच्छा, जानती भी है सोने की कितनी कीमत है, कितना काम आता है ये। मैं ना आपको अपनी सारी इयररिंग दिखाती हूँ, आप सोने को भूल जाओगी। आपको पता है कितने अच्छे, खूबसूरत और बड़े बड़े इयररिंग है मेरे पास। अरे तुझसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, रोती रहे पकड़ के कान। वक्त बीतता जाता है, पर आरती की आदत में कोई सुधार नहीं आता। अब उसे बाजार जाना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, वो बस इयररिंग ही खरीद कर लाती थी। देखते ही देखते वो बहुत सारे इयररिंग के पेयर्स जमा कर लेती है, इतने कि अगर तराजू में रख कर तोलो तो आरती के वजन के बराबर इयररिंग थे उसके पास। पर फिर भी उसका मन नहीं भरता, वो आए दिन नए नए इयररिंग खरीदती ही रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाती है। यहाँ भी वो बस इयररिंग ही खरीदती है और ऐसे ही एक कॉस्मेटिक शॉप के बाहर खड़ी हो जाती है, जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े इयररिंग्स थे। वो जल्दी ही उस दुकान के अंदर चली जाती है कि तभी कार्तिक बोलता है, अरे ये तुम फिर से इयररिंग्स की दुकान में घुस गई? अरे अभी तो तुम 4 दुकानों से खरीद कर आई हो। हाँ तो क्या हो गया, एक आधा और ले लूंगी, आपके कौन से पैसे कम हो जाएंगे। अभी बोल दूंगी ना, जानू सोने की इयररिंग दिला दो, फिर देखना। अच्छा ठीक है बाबा, ले लो बस। हाँ ये वाला देखो कैसा लग रहा है मुझ पर। अरे हॉट लग रही हो मेरी जान, अब ले भी लो इसे। नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे वो वाला देखो भैया, जरा वो वाला दिखाना। इस तरह वो बाजार से बहुत सारे भारी भारी इयररिंग्स घर ले आती है। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे आरती के कानों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वजह से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, पर तब भी वो अपना इयररिंग पहनना बंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन आरती का बर्थडे होता है और कार्तिक उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी प्लान करता है। आरती शाम को जब अपने बर्थडे पार्टी में हैवी ड्रेस और इयररिंग पहनकर आती है तो सब लोग उसे देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। हाय, मैं तो सोच रही हूँ इसके कान इतना सब झेल कैसे रहे हैं, दर्द नहीं होता क्या इसको? हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, इसके कान हैं या दीवार जो इतने भारी इयररिंग्स पहने हैं। आरती जैसे ही केक कट करने के लिए झुकती है
कि तभी कान इन्फेक्शन के चलते इयररिंग्स का भार सह नहीं पाते और उसके कान से निकलकर गिर जाते हैं और उसके दोनों कान कट जाते हैं। साथ ही वो दोनों इयररिंग्स केक के ऊपर गिर जाते हैं और आरती के कानों से खून बहने लगता है। कार्तिक, कार्तिक मेरे कान! आरती क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? ये हुआ कैसे? देखो कितना खून निकल रहा है। तुम रुको, घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाय, कितनी बार समझाया था तुझे कि मत पहन इतने भारी भारी झुमके, लेकिन मेरी ढीठ बहू सबके सामने अपनी कान कटवा दी। माँ बस भी करो, उसको दर्द हो रहा है और आप हो कि उसे सुनाए जा रहे हो। माफ करना आप सब, लेकिन आप सब यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर आरती को देखते हैं और उसके कानों की सफाई करते हैं और उसे पट्टी बांधकर कहते हैं, देखिए इनके कानों में इन्फेक्शन होने की वजह से इनके कान कट गए हैं और ज्यादा आर्टिफिशियल ईयरिंग पहनने की वजह से इनके कान और खराब हो जाएंगे और फिर हमें इनके कानों को काटना ही पड़ेगा। ये सब कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और कार्तिक अपनी बीवी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। कुछ ही दिनों बाद उसके कान तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो बीच में से कट चुके होते हैं, जिसकी वजह से आरती अब अपने कानों में कुछ भी पहन नहीं पाती और उसे बहुत दुख होता है। साथ ही उसे अपनी हालत देखकर अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, सब मेरी गलती है। ये जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और इयररिंग पहनना बंद कर देना चाहिए था, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपना ये हाल कर लिया। अरे तो रो क्यों रही हो तुम? अरे बाबा, तुम तो ऐसे ही बहुत सुंदर लगती हो। चाहे तुम एक बस बिंदी लगा लो और देखना कितनी हॉट लगती हो तुम। अच्छा, मेरे सामने ही शुरू हो गया तू। वैसे कह तो सही रहा है तू। हाँ तो कोई बात नहीं, अब से मैं ऐसे ही रहूंगी। इस तरह आरती को ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए गलत साबित होता है और हमें ही तकलीफ दे सकता है। साथ ही आरती अपनी इयररिंग पहनने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इयररिंग वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से भारी भारी इयररिंग्स पहनती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।